हेलो गाइस। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तर पाठशाला में। और आज हम फिर से लेकर के आ गए हैं अपना उत्तराखंड का जो सामान्य ज्ञान का बेसिक हमारा कोर्स चल रहा है उसका पार्ट 2 जो है। तो कल शासन प्रशासन हमारा पहला पार्ट हुआ था, ठीक है। कार्यपालिका जो है, अब थोड़ा सा हम व्यवस्थापिका की तरफ चलेंगे, विधानमंडल की तरफ चलेंगे, एक तरीके से कह लीजिए, जहाँ कानून बनता है। ठीक है, हम देखेंगे विधानमंडल, देखेंगे विधानसभा, देखेंगे और विधानसभा की सीटों के बारे में भी बात करेंगे कि कहाँ कितनी सीटें हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित सीटें जो हैं, ठीक है। ऐसे ही फिर लोकसभा राज्यसभा के बारे में भी बात कर लेंगे कि संसद में उनका प्रतिनिधित्व क्या है, और विधानसभा से रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं वो सब देखेंगे। और साथ में हम चारों इलेक्शन भी जो हैं हमारे अभी तक उत्तराखंड के जो हुए हैं उसके बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे। मतलब अपने आप में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो होने वाली है आपकी उत्तराखंड के बेसिक जीएस के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और फिर से मैं एक बार बताता हूँ आपको कि कमेंट सेक्शन के अंदर आपको बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। और बाकी समझ में अगर आ रहा हो आपको तो बहुत बढ़िया, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए आपको। सबसे पहले तो जान लीजिए कि विधानमंडल होता क्या है, ठीक है। तो एक सिंपल सी चीज़ है विधानमंडल की। जब कभी भी किसी राज्य को विधि बनानी हो, विधि का मतलब होता है लॉ, कानून। अब आपको पता है कि स्टेट सूची है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है आपकी, और सेंट्रल लिस्ट है, ठीक है। केंद्र सूची है, राज्य सूची है, और उसके बाद एक समवर्ती सूची। अब राज्य सूची के कोई विषय हैं मान लीजिए, और उस पर कोई कानून बनाना है, कोई बिल बनाना है, कोई अमेंडमेंट लाना है, कोई एक्ट लाना है, वो सब कैसे आएगा? तो उसको लाने के लिए एक व्यवस्था है जिसको विधानमंडल कहा जाता है। और विधानमंडल के दो भाग हैं। जैसे हमने कल कार्यपालिका के भाग किए थे, वैसे विधानमंडल के भी दो भाग हैं। एक है राज्यपाल। सर ये कैसे? राज्यपाल तो कल हमने कार्यपालिका में पढ़ा था, तो बिल्कुल ये कार्यपालिका का भी भाग होते हैं और विधानमंडल के भी भाग होते हैं। और दूसरी होती है विधानसभा। ये विधानसभा वही है जिसके चुनाव में आप वोट डालने जाते हैं। तो विधानसभा का जो चुनाव होता है उसमें आप प्रत्यक्ष रूप से मतदान करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति वगैरह के बारे में तो कल मैंने आपको सब कुछ बताया है, कैसे नियुक्ति होती है, कौन करता है, ठीक है। वो पढ़ लीजिएगा कल की वीडियो में। आज विधानसभा पे ज़्यादा फोकस रखेंगे। ये वही चीज़ है जहां आप वोट डालते हैं और उसके बाद आपका विधायक जो है वो चुने जाते हैं। यहीं से मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति होती है, ठीक है। चलिए, राज्यपाल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। जो अपना विधानमंडल होगा उसमें सबसे ऊपर जो नाम आएगा वो राज्यपाल का ही होगा। अगर इन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए तो कोई भी कानून प्रवर्तन में नहीं आ पाएगा, नहीं बनेगा। इसके अलावा कोई अधिवेशन अगर विधानसभा का है, बैठक जो होती है विधानसभा के अंदर, उसको बुलाना है, उसको ख़त्म करना है, ये सारे काम कौन करेगा? राज्यपाल जी ही करेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई सदन शुरू होता है, कोई बैठक, इस साल की नई बैठक शुरू हुई, तो उसमें जो राज्यपाल हैं उनका अभिभाषण होगा। मान लीजिए नई विधानसभा चुन करके आई, उसमें भी होगा, ठीक है। बजट सत्र जब शुरू होता है, यानी सदन जब शुरू होता है एक तरीके से कह लीजिए, ये सारे काम राज्यपाल के हैं। इसके अलावा बजट जो है वो पेश किया जाए तो राज्यपाल की अनुमति से ही होगा। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो राज्यपाल को करने होते हैं विधायी कार्यों में, ठीक है। कल हमने उनके कार्यपालिका से संबंधित कार्य भी पढ़े थे, आज हम उनके थोड़े से विधायी कार्य पढ़ चुके हैं। ये सारे उनके विधायी कार्य हैं, चाहे कोई विधानसभा को बुलाना हो, विधानसभा को भंग करना हो, या विधानसभा का विघटन करना हो, या सत्रावसान करना हो, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे इसको थोड़ा सा नॉर्मली समझ लीजिए। मान लीजिए एक नई विधानसभा इलेक्ट होकर के आती है, ठीक है। तो एक नई विधानसभा बैठेगी, तो ये जो बैठाया जाएगा नई विधानसभा को, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन होगा? गवर्नर, ठीक है। तो अपने जो राज्यपाल हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो गए कि ये जो बैठक होनी है ये कौन बुलाएगा? राज्यपाल। बशर्ते कि मैंने कल आपको बताया है कि ये सब मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री के जो उन्होंने राय दी है उसी के आधार पर होता है। अब मान लीजिए सदन पे जो चर्चा चल रही थी विधानसभा के अंदर, वो बजट पे चल रही थी। तो ये बजट अगर संसद पे रखना है तो उससे पहले राज्यपाल जी की अनुमति होनी चाहिए। चलिए, आप बजट लेकर के आ गए राज्यपाल जी से, आपने चर्चा की, बजट पास हो गया। अब बजट सत्र का समाप्त हो गया बजट सत्र, तब आपको सत्रावसान करने के लिए भी राज्यपाल जी की अनुमति चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपका जो इलेक्शन है वो हुआ। अब मान लीजिए अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वो इलेक्शन हारी, फिर कोई दूसरी पार्टी वो जीती। तो इनके बीच में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की बजट सत्र पे चर्चा चल रही थी, अलग अलग चर्चाएं इन्होंने की, तो राज्यपाल ने अपना काम किया। अब नई सरकार आएगी तो ये नई गवर्नमेंट को भी तो बैठाना है। तो उस समय पे
जो विघटन है इस इस विधानसभा का, वो किसके द्वारा किया जाएगा? वो भी राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। ये 3 काम तो आप मान के चलिए। अब मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट क्या लेकर के आती है? बिल लेकर के आती है, तो ये बिल भी राज्यपाल जी जो हैं साइन करेंगे, तभी जो है मतलब ये जो टोटल कानून लेकर के आए हैं ये किसके द्वारा? राज्यपाल जी के द्वारा सिग्नेचर किया जाएगा, तभी वो इनेक्ट हो पाएगा। ठीक है। इसके अलावा बजट वगैरह के बारे में मैंने आपको बता दिया। चलिए अब बढ़ते हैं विधानसभा की तरफ, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक या मुख्य मुद्दा होने वाला है। अनुच्छेद 170 के बाद से काफ़ी सारे इसके अंदर आते हैं आपके। अनुच्छेद 170 से लगा लीजिए विधानसभा के गठन से संबंधित प्रावधान आने लगेंगे। अब ये विधानसभा क्या है? तो मैंने अभी आपको बताया, जो वयस्क मताधिकार या मतदान देने वाले लोग हैं, यानी कि 18 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं जो वोट देते हैं, वो सभी जिस लोगों को चुन करके, यानी कि विधायकों को चुन के जिस जगह बैठाते हैं, वही है विधानसभा। ठीक है। अब जो विधानसभा है इसके बारे में व्यवस्था है कि देखिए अधिकतम जो है 500 लोग हो सकते हैं और कम से कम 60 सदस्य। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो व्यवस्था है अधिकतम 500 और कम से कम 60, ये सभी राज्यों पे लागू नहीं है। जैसे पुदुचेरी पौंडीचेरी ले लीजिए, 30 सीटें हैं ना, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं जिसमें 60 से कम अगर हों तब भी चल जाएगा। ठीक है। चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक। अनुच्छेद 361 में इसके बारे में लिखा गया है, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि 60 से कम भी विशिष्ट प्रावधान 361 के अंदर आते हैं। तो अधिकतम कितने? 500, न्यूनतम 60, ये एक नॉर्मल शर्त है जो कहा गया है। कहीं कहीं पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि इससे कम भी हो सकते हैं 60 से, बशर्ते कि आपको ऑन एन एवरेज याद रखना है कि 500 ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ये कुछ खास प्रावधान है जो आपको ध्यान देने हैं। अच्छा, अब इस विधानसभा में बैठेंगे कौन? तो इस विधानसभा में जाएंगे जो वयस्क मताधिकार से जीत करके गए हैं। आपने विधानसभा चुनाव में वोट दिया हो, तो जो भी आपके यहाँ से विधायक जीत के गए वो जा कर के वहाँ बैठेंगे। तो वोटिंग एज कितनी है? 18 है। चलिए, पहले 21 भी हुआ करती थी। ठीक है। चलिए अब देखिए, अनुच्छेद 173 कहता है कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आपको क्या करना होगा। ठीक है। क्या आप और मैं चुनाव लड़ सकते हैं? क्या आप और मैं विधायक बन सकते हैं? तो उसकी योग्यताएं हैं कुछ, वो क्या क्या है? पहली तो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। दूसरी है कि 25 साल की जो आयु है वो पूरी हो जानी चाहिए, यानी कि अगर कोई अभी 24 साल और 11 महीने का है और इलेक्शन का फॉर्म भरना है तो वो चुनाव जो है नहीं लड़ पाएगा। 25 साल उनकी उम्र पूरी हो जानी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा लाभ का पद जो है उसके पास नहीं होना चाहिए, बशर्ते कि जो लाभ का पद है इसकी परिभाषा बार बार दी जाती रहती है। एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि लाभ का पद वो है जहाँ आप सरकार से पैसा ले रहे हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा मान लीजिए संसद ने कोई ऐसा कानून बना दिया कि इससे रिलेटेड कोई चीज़ है कि संसद में वो चुनाव नहीं लड़ सकते। मान लीजिए कि कुछ समय बाद कानून बन जाता है कि जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, 3 से ज़्यादा बच्चे हैं, वो चुनाव नहीं लड़ सकते। संसद में ऐसा कानून आ गया तो ऐसे लोगों को फिर वो भी चुनाव जो है वो नहीं लड़ सकते। तो इस तरीके से कुछ लॉ एंड ऑर्डर्स हैं जो मेंटेन करके रखने हैं, कुछ कानून हैं तो उनको मानना ज़रूरी है। ठीक है। अब आपको चुनाव लड़ना है तो उसकी अलग अलग फिर प्रक्रियाएँ हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए चुनाव विधानसभा का हुआ और कोई सदस्य जीत गया। अब जैसे सदस्य जीता तो वो कहाँ जाएगा? विधानसभा में जाएगा। और विधानसभा में जाएगा तो राज्यपाल, ध्यान से सुनिएगा इस प्रश्न को, राज्यपाल या फिर राज्यपाल अगर किसी प्रतिनिधि की नियुक्ति करे तो वो प्रतिनिधि सभी जितने भी विधानसभा के सदस्य हैं उनको शपथ दिलाएंगे। और ये शपथ कहाँ है? हमारी 3rd शेड्यूल, तीसरी अनुसूची के अंदर शपथ लिखी गई है। फॉर्मेट लिखा होता है तीसरी अनुसूची में कि क्या क्या बोलना है, जैसे कि मेरा नाम ये, या फिर मैं ये इस पद की पद गोपनीयता की शपथ लेते हैं। इस तरीके से पूरी शपथ जो है वहाँ लिखी हुई है, उस फॉर्मेट को मानना पड़ता है। अच्छा, अब प्रश्न कैसे बनता है? ये बनता है कि विधानसभा के सदस्य किसके सम्मुख शपथ लेते हैं। तो आपको ध्यान देना है, या तो राज्यपाल या फिर उनके द्वारा नियुक्त कोई प्रतिनिधि जो होगा उनके सामने शपथ ली जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब इतना तो आपको भी पता होगा कि विधानसभा का टर्म कितना होता है, टेन्योर कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है। कितना होता है? 5 साल का। और 5 साल जो है कोई भी विधानसभा सामान्यतः चलती है, आपको भी पता है ना। जैसे संसद चलती है, आपको भी पता है कि 5 साल बाद इलेक्शन होने, जैसे 17 में इलेक्शन हुए तो 5 साल बाद फिर अगले इलेक्शन होंगे। ठीक है। लगभग महीना भी वही रहता है। ठीक है। अगर बीच में कोई ऐसी कंडीशन ना बने तो अप्रॉक्स 5 साल बाद इलेक्शन हो जाते हैं। चलिए, अब क्या कोई ऐसी कंडीशन है कि जिसमें 5 साल के अलावा भी इलेक्शन हो सके, या हम कहें कि 5 साल से पहले या बाद में ये जो हमारी विधानसभा है इसे भंग किया जा सकता है? अच्छा, भंग करने के बारे में मैंने आपको बताया राज्यपाल करेंगे, लेकिन कब करेंगे, किस कंडीशन में करेंगे? तो अब सुनिए, यहाँ पे तो कुछ कम है, मैं आपको और भी कंडीशनें जो हैं वो बता दूंगा। अब सुन लीजिए, यहाँ पे तो लिखा हुआ है, देखिए, एक तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है, ठीक है, अगर नेशनल इमरजेंसी है, 352 है, 356 है, 360 है, इसमें कंडीशंस हैं। ठीक है। उस स्थिति में जो है
विधानसभा जो है वो भंग की जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है कि अगर मतलब कि राष्ट्रीय आपातकाल में मतलब आपकी विधानसभा की बढ़ाई जा सकती है अवधि, भंग नहीं की जाती। भंग करने के लिए आपको फिर स्टेट के अंदर जो आपने सुना होगा कभी, संवैधानिक रूप से अगर कोई अड़चन आ जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है या सरकार नहीं बन पाती है, तो राज्यपाल का जो अनुरोध है उस पर राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है उस राज्य में, तो ऐसे में भी वो भंग हो जाएगी। अब ध्यान से सुन लीजिए इस लाइन को कि राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राज्यपाल की लिखित राय की आवश्यकता नहीं होती है। ये लाइन आप गांठ बांध लीजिएगा। चलिए सुनिए, अब देखिए राष्ट्रीय आपातकाल का अगर आ जाता है तो 1 साल के लिए किसी विधानसभा का टर्म बढ़ाया जा सकता है, 5 से 6 साल की जा सकती है। लेकिन अब मान लीजिए 1 महीने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लगा, तो फिर भी क्या अगले 11 महीने संसद वो विधानसभा चलेगी? तो ऐसा नहीं है। अगर आपातकाल जो है समाप्त हो जाता है तो उसके केवल 6 महीने तक ही ऐसी बढ़ाई हुई या एक्सटेंड की हुई विधानसभा चलेगी, फिर इलेक्शन होना कंपलसरी है। चलिए इतना आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक हो गया। अब मान लीजिए और कोई संवैधानिक संकट आ जाता है, तो ऐसी परिस्थितियों में ये सारे अधिकार राज्यपाल जी के पास हैं, ठीक है। अब उसमें रिस्पॉन्सिबली वो प्रेसिडेंट से बात कर सकते हैं, उनके माध्यम से ये सारी चीज़ें जो हैं वो बंद कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए विधानसभा का विघटन 5 वर्ष से पूरा होना है, 5 वर्ष में तो पूरा होता ही है, उससे पहले भी पूरा हो सकता है। कैसे होगा? मान लीजिए कि मंत्रिपरिषद ने सलाह दी कि भैया विघटन कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, चुनाव लड़ना है दोबारा से। 3 साल में मंत्रिपरिषद ने कह दिया कि अब हम नहीं कर सकते, विघटन कर दीजिए, तो किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन जो है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था वो हो, तब भी विघटन हो जाता है। अब मान लीजिए अब कोई बैठक चल रही है विधानसभा की, ठीक है, मान लीजिए 70 सदस्य हैं अपने, तो 1/10 इसका, यानी कि 7 सदस्य, समझ रहे हैं, 1/10 सदस्य जो हैं वो होने बहुत आवश्यक है। मान लीजिए 6 ही लोग विधानसभा पहुँचे, तो 6 लोग अगर पहुँचे हैं तो फिर विधानसभा की बैठक नहीं होगी। इसे कोरम कहा जाता है या गणपूर्ति भी कहते हैं, इसको कोरम कहा जाता है। ये 1/10 होती है। अगर बाय द वे इससे कम हो, अब ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है, 1/10 जो है ऐसा हो तो इस स्थिति में जो है बैठक बिल्कुल नहीं होगी, और किसी भी हालात में ये 10 से कम तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ क्या होगा, बैठक नहीं होगी। उसके बाद जब तक कोरम पूरा नहीं हो जाता तब तक जो अपने विधानसभा के स्पीकर बनाए गए हैं, विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो क्या कर सकते हैं कि भैया वो बोल देंगे कि एक्सटेंड कीजिए, जब तक कोरम पूरा नहीं होता तब तक बैठक नहीं होगी। अब इसके अलावा विधानसभा का सत्र कम से कम 2 बार बुलाना आवश्यक है। अच्छा, 2 बार क्यों बुलाना है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 माह का अंतर रख सकते हैं, इससे ज़्यादा का डिफरेंस नहीं हो सकता। तो अगर आप 6 महीने का अंतर रखना चाहें तो कम से कम 2 बार तो आपको सत्र बुलाना ही पड़ेगा विधानसभा का। और ये बुलाएंगे कौन? तो ये भी कौन बुलाएंगे? राज्यपाल महोदय ही बुलाएंगे। जैसे हमारी जो संसद है केंद्र के अंदर, वहाँ भी 3 सत्र होते हैं, वहाँ भी सेम लॉ है, 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल नहीं हो सकता। ऐसे ही राज्यों के अंदर भी है विधानसभाओं का, ठीक है। वैसे मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि विधान परिषद नाम की चीज़ भी एग्जिस्ट करती है, उत्तराखंड में नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ नहीं पढ़ा रहा। चलिए अब बात करते हैं कि अगर बाय द वे आपकी विधानसभा बन गई, आप चुन करके चले गए, विधानसभा में बैठ गए, तो भैया हेड कौन होगा? उस मीटिंग का हेड, ठीक है। यानी कि जब आप रोज़ विधानसभा में बैठेंगे तो कोई अध्यक्ष होना चाहिए। तो अनुच्छेद 178 कहता है कि जो विधानसभा के सदस्य हैं वो अपने ही सदस्यों में से किसी सदस्य को अध्यक्ष चुनेंगे, और फिर अपने ही सदस्यों में से किसी को उपाध्यक्ष भी चुन लेंगे, ताकि अगर किसी दिन अध्यक्ष ना हो तो उपाध्यक्ष उस जगह पे रह सके, ठीक है। अदरवाइज अध्यक्ष भी ना हो, उपाध्यक्ष भी ना हो, तो फिर जो है विधानसभा के नियमों से जो आदमी चुना जाता है वो व्यक्ति फिर उस दिन अध्यक्षता करता है, ठीक हो गया। तो एक अध्यक्ष जो है वो किस तरीके से चुने जाते हैं ये आपने देख लिया, तो वो उन्हीं के बीच में से चुने जाएंगे। खासकर ध्यान दीजिएगा, ये जो अध्यक्ष हैं विधानसभा के, ये स्पेशली उसी पार्टी के होते हैं जिस पार्टी की सरकार होती है, ठीक है। लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद इनके जो राजनीतिक जो अपने पूर्वाग्रह हैं उन्हें इन्हें छोड़ना पड़ता है। अब ये अपना जो है अपने स्तर पर ही चलेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि विधानसभा भंग हो गई, तो विधानसभा भंग होते ही अध्यक्ष जो है वो नहीं चले जाते, वो सत्र में बने रहेंगे, वो विधानसभा में बने रहेंगे, तब तक बने रहेंगे जब तक कि अगली विधानसभा नहीं आ जाती और अगले अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता। ये ध्यान देंगे आप, ठीक है। और इसी तरीके से जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो भी लगभग सामान्यतया 5 वर्षों के लिए ही निर्वाचित होते हैं, लेकिन अगर वो चाहें तो इस्तीफा दे सकते हैं। यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, याद रखिएगा। विधानसभा के अध्यक्ष इस्तीफा देंगे तो उपाध्यक्ष को देंगे, और विधानसभा के उपाध्यक्ष इस्तीफा देंगे तो अध्यक्ष को देंगे। समझ में आ गया? अध्यक्ष इस्तीफा उपाध्यक्ष को देंगे, उपाध्यक्ष इस्तीफा अध्यक्ष को देंगे। इन दोनों में से कोई भी राज्यपाल को इस्तीफा देने
नहीं जाता है, ध्यान दीजिएगा। अब सुन लीजिए, अगर ऐसा हो जाए जो अध्यक्ष हैं, मान लीजिए उन्होंने किसी क्षेत्र से चुनाव लड़ा, ठीक है, और किसी कारण से वो वहाँ के सदस्य नहीं रहते अब, ठीक है, या वो सदस्य, वो जो सीट है उस पर कोई न्यायालय द्वारा या कहीं से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि उनकी जो सदस्यता है वो भंग हो जाए, तो इस स्थिति में वो विधानसभा के अगर सदस्य नहीं हैं तो वो अध्यक्ष भी नहीं रहेंगे, तो अध्यक्ष के पद से भी उन्हें त्याग पत्र देना पड़ेगा। यानी कि एक शर्त आप यहाँ से समझ लीजिए कि विधानसभा का अध्यक्ष वही व्यक्ति हो सकता है जो विधानसभा का सदस्य होगा। चलिए, इतना आपकी समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि विधानसभा के जो उनका सीट है वो भी बची हुई है, ठीक है, विधानसभा के सदस्य भी वो हैं, 5 वर्षों के लिए निर्वाचित भी हो गए हैं, सब कुछ है, लेकिन अब मान लीजिए कि उनके कार्यों से विधानसभा संतुष्ट नहीं है या विधानसभा को लगता है कि ये सही नहीं कर रहे कार्य, ठीक है, तो ऐसे में क्या उन्हें हटाया जा सकता है? बिल्कुल। तो ऐसे में होगा ये कि 14 दिन पहले एक सूचना दी जाएगी कि ऐसा एक प्रस्ताव आने वाला है जिसमें हम आपको हटाने वाले हैं। उसके बाद फिर वो प्रस्ताव आएगा, और जब वो प्रस्ताव आएगा तो उस पर फिर चर्चा होगी, उस पर वोटिंग होगी, और इस तरीके से जो है विधानसभा के अध्यक्ष को हटा दिया जाएगा। ऐसे लोकसभा के अध्यक्षों की तरफ बात होती है। अब एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा लोकसभा अध्यक्ष की बात करता हूँ और आपके विधानसभा अध्यक्ष की बात करता हूँ। इन दोनों के बीच में आपको एक बड़ा डिफरेंस दिखाता हूँ। मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ और विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ एक बिल जो है वो आया हुआ है, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ जो है बिल आया हुआ है, या राज्यसभा का भी मान सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तो वोटिंग राइट नहीं है, वोट नहीं दे सकते आप उस बिल में। विधानसभा के अंदर ध्यान से सुनिएगा, अध्यक्ष तो दोनों ही नहीं होंगे, क्योंकि अब लोकसभा अध्यक्ष है चाहे विधानसभा का अध्यक्ष है तो वो हर मीटिंग का अध्यक्ष होता है ना। ऐसे में अगर बिल इनके ही खिलाफ लाया जाए तो इनको अध्यक्ष तो बनाया नहीं जाएगा। तो इसीलिए अगर कभी भी विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ या उपाध्यक्ष के खिलाफ कोई बिल आता है तो वह अपने खिलाफ लाए गए बिल वाले अधिवेशन में अध्यक्ष पद पर नहीं होता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो अपने आप में सदस्य तो है, तो वो उस दिन एक सदस्य की हैसियत से सदन में उपस्थित होता है, वह सदन में भाग ले सकता है, यानी कि प्रेजेंट हो सकता है, चर्चा में भी भाग ले सकता है, अपनी सफाई दे सकता है कि मुझे क्यों निकाल रहे हैं या क्यों ये बिल लाया गया या इसमें क्या क्या गलत है। इसके साथ में वो वोट भी दे सकता है, ये चीज़ आप ध्यान देंगे, वोट भी दे सकता है, जबकि केंद्र में ऐसा नहीं होता है। यहाँ जो है इस पर वोट दिया जा सकता है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो वोट दिया गया है, अगर पहले कोई बिल आता, सामान्य परिस्थितियों में कोई बिल आता मान लीजिए, और उस बिल पे मान लीजिए 35-35 हो गया, समझ रहे हैं, 50-50 हो गया, तो ऐसे में विधानसभा के जो अध्यक्ष होते थे उनको एक डिसाइडिंग वोट देना होता था कि अब वो जिसकी तरफ जाएंगे वो बिल पास माना जाएगा या कैंसिल माना जाएगा। इस वाले बिल में जो संसद के जो विधानसभा के अंदर आया था जिसमें विधानसभा के अध्यक्ष का निष्कासन हो, उस बिल में विधानसभा के अध्यक्ष वोट नहीं दे सकते। अब आपको पता है कि अगर वोट देंगे तो किस में देंगे कि मत निकालिए, तो इसीलिए इक्वल होने के केस में इनके वोट को नहीं काउंट किया जाएगा, इनको वोट देने का अधिकार उस स्थिति में नहीं होगा। अदरवाइज विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो अपना मत दे सकते हैं, मत देने का भी इनको अधिकार होता है, ठीक है। जो ये बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ये आप यहाँ तो नहीं मिलेंगी, लेकिन इस तरीके से आप अगर पढ़ें तो समझ में आपको आता रहेगा, ठीक है। चलिए, अब मान लीजिए विधानसभा की बात तो हमारी चली रही है, तो बताइए कितनी सीटें हैं, तो आपको पता ही है 70 सीटें हैं ना। अच्छा, ये 70 सीटें हाल ही में हुई हैं। ये कब हुई हैं? 5 नवंबर 2001 को हुई हैं, जब परिसीमन हुआ था, यानी कि जब हमारी अंतरिम सरकार बनी, क्योंकि हमारा जो अस्तित्व है उत्तराखंड का वो तो 2000 में आ गया है ना, 2000 से आपका उत्तरांचल चल गया था। तो इसमें तो केवल 22 सीटें थी, ध्यान से समझिएगा। विधानसभा में कुल कितनी सीटें थी? 22। और एक चीज़ और देखिए कि विधान परिषद की 9 सीटें भी शामिल थी, समझ रहे हैं। विधान परिषद की 9 सीटें भी शामिल थी, बशर्ते कि यहाँ 40 की शर्त भी है, ठीक है। चलिए, कुल 22 सीटें थी, ठीक है। फिर 5 नवंबर 2001 को परिसीमन होता है। परिसीमन में मेनली ये होता है कि पॉपुलेशन वाइज जो है वोटिंग सिनेरियो बांट दिया जाता है, या क्षेत्र जिसको हम कहते हैं, या सीट जिसको हम कह देते हैं, वो बांट दी जाती है। जैसे आपकी कोई विधानसभा सीट होगी ना, तो परिसीमन के बाद बनी होगी, जनसंख्या के आधार पर बनी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये संख्या बढ़कर 70 हो गई थी। हालांकि फरवरी 2008 में भी एक बार परिसीमन और हो चुका है, ठीक है। चलिए, 2 परिसीमन ये आपको मैंने बता दिए। अब सुनिए कि कुल 70 सीटें हैं, ये तो मैंने आपको बताया। इसमें से कुछ रिजर्व सीटें भी रखी गई हैं। समाज के जो पिछड़े तबके हैं या जिनको समान अधिकार नहीं मिल पाए,
उनको अच्छी संख्या में राजनीति में प्रवेश कराने के लिए, ताकि उस समाज के लिए कुछ खास बिल आ सके, कुछ खास व्यवस्था की जा सके, प्रावधान किए जा सके, ऐसी व्यवस्थाओं के लिए आरक्षित सीटें या रिजर्व सीटें रखी गई हैं। तो ऐसी कुल 70 में से 15 सीटें हैं जो रिजर्व रखी गई हैं। इन 15 में से भी 13 सीटें एससी के लिए हैं और 2 सीटें एसटी के लिए हैं। एसटी की जो है, अनुसूचित जनजाति की जो सीटें हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुसूचित जनजाति की 2 सीटें हैं, एक तो चकराता की सीट है जो कि देहरादून के अंदर आती है, एक नानकमत्ता की सीट है जो उधम सिंह नगर के अंदर आती है। ये दोनों जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। अब इन 13 सीटों की बात करेंगे हम, ठीक है। अब इन 13 सीटों की बात करेंगे। अब सबसे पहले तो आप यहाँ देख लीजिए, ये हमारी टोटल विधानसभा की सीटें हैं। सबसे ज़्यादा हरिद्वार में 11, फिर देहरादून में 10 और उधम सिंह नगर में 9, ठीक हो गया। फिर आप देखेंगे टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और अल्मोड़ा में 6 सीटें हैं। फिर आप कहेंगे सर पिथौरागढ़ में 4 सीटें, चमोली, उत्तरकाशी में 3, चंपावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और इन 3 में 2-2 सीटें हैं। इस तरीके से कुल मिला के अपने पास विधानसभा की 70 सीटें हैं, जिसमें से 2 मैंने आपको बता दी, देहरादून के अंदर चकराता या उधम सिंह नगर के अंदर नानकमत्ता। ये 2 सीटें आपकी एसटी के लिए रिजर्व हैं। अब आप कहेंगे सर एससी के लिए, तो ध्यान से सुनिए, हरिद्वार में सबसे ज़्यादा 3 सीटें एससी के लिए रिजर्व हैं। फिर एक एक सीट आप यहाँ देते रहिए, एक देहरादून में दे दीजिए, एक उधम सिंह नगर में, एक टिहरी, एक पौड़ी, एक नैनीताल, एक अल्मोड़ा, एक पिथौरागढ़, एक चमोली, एक उत्तरकाशी, एक बागेश्वर। कितनी हो गई? तो ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो कुल मिला के 13 सीटें आपकी एससी के लिए आ गई। समझ गए? सबसे ज़्यादा एससी के लिए रिजर्व सीटें हरिद्वार के अंदर, सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हरिद्वार के अंदर, दूसरी सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें देहरादून, तीसरी उधम सिंह नगर। एसटी के लिए आरक्षित सीटें देहरादून की चकराता, उधम सिंह नगर की नानकमत्ता। अच्छा, ऐसी कौन सी 2 सीटें दिखी जहां एससी एसटी किसी के लिए कोई रिजर्व सीट नहीं है? तो आप कहेंगे सर चंपावत और रुद्रप्रयाग। चंपावत में 2, रुद्रप्रयाग में 2 सीटें हैं। इन दोनों में से कोई भी एससी एसटी के लिए रिजर्व नहीं है। बागेश्वर में 2 सीटें हैं, एक बागेश्वर की है, एक कपकोट की है। इसमें से एससी के लिए रिजर्व सीट है। समझ गए होंगे आप लोग? बहुत बढ़िया। इस तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट है आपके सामने, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अंतरिम विधानसभा की तरफ। अब जब नया राज्य बनेगा तो नए राज्य के अंदर भी तो मुख्यमंत्री होगा, और नया राज्य बनते ही चुनाव तो कराए नहीं जाएंगे। तो हमारा जो राज्य बना वो बना उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 से। तो जब यहाँ इससे हमारा नया राज्य अस्तित्व में आया तो सीधे चुनाव नहीं कराए गए। हम जिस इलाके से हमारा अलग किया गया उत्तर प्रदेश से, तो उतनी में सीट पहले तो होंगी ना। यूपी के लिए तो इलेक्शन हुआ होगा, उसी में से उत्तराखंड के लिए एक अंतरिम विधानसभा का गठन कर दिया गया और 31 विधायकों की व्यवस्था की गई कि बोले चलिए उत्तराखंड को हम 31 यानी कि 31 विधायक देते हैं। हाँ ठीक है सर, 31 विधायक आ गए। अब इस 31 विधायकों में से फिर अगली व्यवस्था की गई। 22 सदस्य 1996 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे। जो 96 की जो इलेक्शन हुआ होगा यूपी के लिए, उसमें से 22 विधानसभा के सदस्य थे, तो उनको हम ले आए। और बाकी के जो 9 सदस्य थे वो विधान परिषद के थे उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश द्विसदनात्मक व्यवस्था थी, है ना, विधानसभा भी थी, विधान परिषद भी थी। तो हमारा जो उत्तराखंड का इलाका है उसमें से 22 सीटें विधानसभा प्लस 9 सीटें विधान परिषद, ये यूपी से कट करके उत्तराखंड की अंतरिम विधानसभा में आ गए। और जब अंतरिम विधानसभा में आए तो उसी समय आते आते ठीक क्या हुआ, एक विधान परिषद के कार्यकर्ता, एक सदस्य का कार्यकाल खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि हर 2-2 साल में ख़त्म होते जाते हैं ना, क्योंकि ये तो विधान परिषद तो अपनी क्या है, परमानेंट है। विधानसभा तो हर 5 साल में भंग होगी, विधान परिषद भंग नहीं होती है। 2-2 साल में इसके सदस्य घटाए जाते हैं। तो एक सदस्य जो है, उन सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया, तो कितने बच गए? 8 बच गए। तो अब कितने हो गए? 22 आपके विधानसभा के आए, 8 विधान परिषद के आ गए, तो कुल मिला के अब आपके पास 30 विधायक हो गए। तो 30 विधायकों से मिला करके उत्तराखंड की अंतरिम विधानसभा बनाई गई। और इस तरीके से 9 नवंबर 2000 को पहली सरकार बन गई। इसमें जो है बहुमत किस पार्टी के पास था? तो वो था आपका भारतीय जनता पार्टी के पास। तो फर्स्ट राज्यपाल जो अपने थे वो कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला जी थे। तो उन्होंने कहा कि नित्यानंद स्वामी जी आप आइए, आप जो है मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लीजिए। उन्हें शपथ दिलाई गई। और उस समय
कुल 9 कैबिनेट मंत्री थे और 4 राज्य मंत्री थे। कल मैंने आपको इसके बारे में डिटेल से बताया है। अब जो 30 सीटें थी उनके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। सबसे पहले तो 31 से बनाया गया था, ठीक है, 22 + 9, फिर एक जो है उनका कार्यकाल समाप्त हो गया तो फिर बच गए 30। इस 30 में से 23 विधायक किसके हो गए? बीजेपी के। तो इनकी तो सरकार बन गई। तो नित्यानंद स्वामी जी जो है वो कौन बन गए? अपने मुख्यमंत्री बन गए पहले। इसके बाद 23 में से 2-2 सीटें इक्वली बसपा और कांग्रेस में डिस्ट्रीब्यूट थी। तो 2 बहुजन समाजवादी पार्टी के थे और 2 कांग्रेस के थे। वैसे 3 सीटें अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी की हुआ करती थी, ठीक है, 3 सीटें समाजवादी पार्टी की थी। लेकिन ठीक उत्तराखंड बनने के बाद जो मुन्ना सिंह चौहान हैं, जो विधायक हुआ करते थे समाजवादी पार्टी के, उन्होंने एक अलग पार्टी बना दी जिसका नाम पड़ा उत्तराखंड जनवादी पार्टी। और जैसे ही उन्होंने ये किया तो अब इन 3 में से कितने बच गए? 1। तो इस तरीके से 2 कांग्रेस के, 2 सपा के और 2 बसपा के, इस तरीके से 2-2 विधायक हो गए। तो ऐसे में 2-2-2। अब किस पार्टी का सबसे ज़्यादा विधायक अगर आपसे पूछा जाए अपोजिशन में, तो कोई नहीं। अब तीनों के बराबर हैं, तो इसीलिए कोई भी नेता प्रतिपक्ष हमारे पहली विधानसभा में नहीं था। अंतरिम विधानसभा में कोई भी नेता प्रतिपक्ष का नेता नहीं बन पाया। नेता प्रतिपक्ष वो होता है जिसके पास सत्ताधारी पार्टी के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं। अब यहाँ तो 3 पार्टियों के पास सबसे ज़्यादा सीटें हैं और वो भी 2-2-2, 2 बसपा, 2 कांग्रेस, 2 सपा। तो कौन बनाया जाए? तो इसीलिए कोई नहीं बना। किस्मत से समाजवादी पार्टी से बन सकते थे, लेकिन मुन्ना सिंह चौहान जी ने नई पार्टी खड़ी की, उत्तराखंड जनवादी पार्टी, तो सपा के भी 2 हो गए। चलिए, अब उसके बाद क्या होता है? नित्यानंद स्वामी जी ये इस्तीफा दे देते हैं। तो 29 अक्टूबर 2001 को भगत सिंह कोश्यारी जी फिर अंतरिम सरकार के दूसरे मुख्यमंत्री बनते हैं। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री बदलने का सिलसिला उत्तराखंड में जो है शुरू हो जाता है। ये तो अभी तक चल रहा है, तो इसमें आप देख लीजिए, ये भी 2001 से 2002 तक रहते हैं। इसके अंदर 9 कैबिनेट, 3 राज्य मंत्री, ठीक हो गया। फिर इस तरीके से अंतरिम विधानसभा अपना काम करती है। अब एक चीज़ जो यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है वो है हमारी जो पहली विधानसभा थी, अंतरिम विधानसभा थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे आदरणीय प्रकाश पंत जी। तो प्रकाश पंत जी जो थे वो पहली विधानसभा या अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष थे। फिर क्या हुआ? प्रथम निर्वाचित विधानसभा आई। अब अंतरिम तो चलती नहीं रहेगी, अब इलेक्शन तो होगा। तो पहला चुनाव 14 फरवरी 2002 को होता है। चलिए, 14 फरवरी 2002 को होता है। अब कुल 54.34% इलेक्शन यहाँ देखने के लिए मिला। इतने लोगों ने वोट दिया और कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत दिख रहा है। 36 सीटें मिल गई, 36 सीटें। भाजपा अगली पार्टी बनी, 19 सीटें मिली। बहुजन समाजवादी पार्टी को 7 और उत्तराखंड क्रांति दल को 4 सीटें मिली। इसी तरीके से राकांपा को 1 सीट और 3 सीटें निर्दलीय विधायकों को मिल गई। चलिए, ये भी ठीक है। अब इस तरीके से हुआ क्या कि अलग अलग लोग, जैसे 1 राकांपा, 3 निर्दलीय विधायक, ये सब कांग्रेस में शामिल हो गए, कांग्रेस के साथ चले गए। तो जब ये कांग्रेस में चले गए तो इस तरीके से कांग्रेस के विधायक 36 से 40 हो गए। और इस तरीके से 2 मार्च 2002 को कांग्रेस से नारायण दत्त तिवारी जो थे उनको पहला मुख्यमंत्री निर्वाचित सरकार का बनाया गया। ध्यान दीजिएगा कि नारायण दत्त तिवारी जी सांसद थे, विधायक नहीं थे। तो फिर क्या होगा? 6 महीने बाद उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने रामनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और विधायक बने। और इस तरीके से जो है वो आपका मुख्यमंत्री बने हमारे। और इसके अंदर 2 कांग्रेस से और 2 बीजेपी से, तो कुल मिला के 4 महिलाएं जो थी उन्होंने भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे याद कर लीजिए, 4-4-5-5। 4 इलेक्शन अभी तक हुए हैं, उसमें पहले इलेक्शन में 4 महिलाएं, दूसरे में भी 4, तीसरे में 5, चौथे में 5, ठीक है। इस तरीके से इलेक्शन के अंदर रहा है। तो 2 बीजेपी से, 2 कांग्रेस से। और इसमें जो अध्यक्ष बने विधानसभा के वो बने यशपाल आर्य। अब क्योंकि मैंने कहा था आपको कि उसी पार्टी से मैक्सिमम बनते हैं जिस पार्टी की सरकार होती है, तो यशपाल आर्य जी बने। फिर दूसरा इलेक्शन हुआ, ये 2007 के अंदर हुआ। अब यहाँ पे देख लीजिएगा कि जो अपने सांसद नारायण दत्त तिवारी हैं, एक तो पूर्ण बहुमत भी आपको दिख रहा है यहाँ पे कांग्रेस के साथ। तो इस तरह से नारायण दत्त तिवारी जी ने अभी तक का लॉन्गेस्ट सर्विंग तरीके से, एक तरीके से मुख्यमंत्री वो रहे हैं, जो अपना पूरा टेन्योर यहाँ उन्होंने पूरा किया। यहाँ पे आप देखेंगे किसी को भी नारायण दत्त तिवारी जी ने अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी, वो लगातार सीएम रहे, ठीक है। चलिए, अब आते हैं दूसरी निर्वाचित विधानसभा पे। तो दोबारा इलेक्शन हुए, 21 फरवरी 2007 को इलेक्शन हुए और काफ़ी अच्छी संख्या में मतदान हुआ। 63.696 के आसपास हुआ था ये, 63.6 यहाँ पे है, कोई नहीं, 63.9 के आसपास या 64 मान के चलिए, इतना इलेक्शन हुआ। तो इसमें बीजेपी को 36 सीटें मिली, कांग्रेस को 20 मिली। इसी तरीके से बसपा को और उत्तराखंड क्रांति दल को भी सीटें मिली और निर्दलीय प्रत्याशियों को भी मिली। और इस इलेक्शन में भी केवल 4 महिलाएं ही निर्वाचित हुई थी।
तो इस तरीके से भाजपा ने अपने जो मुख्यमंत्री हैं वो नियुक्त किए भुवन चंद्र खंडूड़ी, और हरवंश कपूर जो हैं उनको अध्यक्ष बनाया गया विधानसभा का। तो इस तरीके से बीजेपी का जो है अब जो है शासन आया। लेकिन इसमें भी क्या हुआ, फिर से 25 जून को 2009 को जो है खंडूड़ी जी ने जो है इस्तीफा दे दिया, और उस समय जो स्वास्थ्य मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक, उनको बना दिया गया मुख्यमंत्री। और इस पद पर भी वो केवल 2 वर्ष 2 माह 18 दिन ही रहे। उसके बाद फिर से कौन बना दिए गए, अपने खंडूड़ी जी को दोबारा से मुख्यमंत्री बना दिया गया। कल ये पूरी लिस्ट मैंने आपको याद करवाई है। फिर 2012 तक वो भी रहे, और फिर 30 जनवरी 2012 को दोबारा से इलेक्शन होने थे। ठीक है, तो ये तीसरी निर्वाचित विधानसभा है। पहली हो गई आपकी कौन सी, अंतरिम, फिर पहला इलेक्शन, फिर दूसरा इलेक्शन, अब ये तीसरा इलेक्शन चल रहा है। 30 जनवरी 2012 को अब ये तीसरा इलेक्शन शुरू हुआ। तो इसमें भी काफ़ी अच्छा परसेंटेज देखने के लिए मिला, 67.70% इलेक्शन देखने। अभी तक लगातार इलेक्शन परसेंट बढ़ रहा है। ठीक है, इसमें अब भाजपा को 31 सीटें मिल गई, कांग्रेस को 32। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं लगातार जो जीत रही हैं, लेकिन पूर्ण बहुमत किसी के भी पास नहीं है। अब यहाँ पे बसपा को 3, उत्तराखंड क्रांति दल को 1 और निर्दलियों को मिल गई 3 सीटें। तो अब कौन बनाएगा, कौन सरकार बनाएगा, ये डिपेंड करता था बाकी सीटों पे। तो 5 महिलाएं चुनाव जीती थी इस इलेक्शन में। तो मैंने अभी आपको बताया 4 4 5 5 याद रखना है आपको। तो इसमें कांग्रेस ने जो है सरकार बनाई, और गोविंद सिंह कुंजवाल जो हैं उनको विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया, और इस तरीके से विजय बहुगुणा 7वें मुख्यमंत्री बने उत्तराखंड के। ठीक है, इसी में अलग अलग चीज़ें रही, आंतरिक कलह कुछ भी कह सकते हैं इसमें। तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया 2014 को, और हरीश रावत जी जो हैं वो मुख्यमंत्री बने। अब जो हरीश रावत जी हैं, यहाँ 3 उपचुनाव भी हुए। देखिए 3 उपचुनाव भी हुए, और तब कांग्रेस को 36 जो विधायक हैं वो मिल गए थे, और पूर्ण बहुमत भी उनको मिल चुका था इस इलेक्शन के अंदर। अगर आप इन चुनावों की बात करेंगे दोस्तों, तो हरीश रावत जी जो हैं उनको अलग अलग समय पे कुल 2 बार राष्ट्रपति शासन झेलना पड़ा, और 3 बार उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी लगातार। इस बीच में सबसे कम समय तक भी रहे थे, फिर 46 दिन का राष्ट्रपति शासन भी रहा था। ठीक है, काफ़ी छोटा शासन माना जाता है, ये सबसे छोटा नहीं कहेंगे आप इसे, और छोटा है। तो इस तरीके से लगातार प्रेसिडेंट रूल आता रहा, और हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बनते रहे। फिर आपको पता है दोबारा से इलेक्शन हुआ, इसके बाद की इसमें डिटेल नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। चौथा इलेक्शन हुआ। चौथा इलेक्शन आपको पता होगा 15 फरवरी को हुआ था 2017 के अंदर। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जीती। इसमें भी 5 महिलाएं जो हैं वो जीत करके आई थी दोस्तों, 5 महिलाएं जीत करके आई थी। और फिर आपको पता है कि पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो है मुख्यमंत्री बने, सिलसिला चलता रहा, और तीरथ सिंह रावत जी दोबारा से फिर इस्तीफा त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने दिया, और तीरथ सिंह रावत जी मुख्यमंत्री बन गए। चलिए, इतना क्लियर होगा सभी को। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि समझ में आ रहा है। फिर कुछ समितियां होती हैं। अब देखिए, विधानसभा हर एक विषय को लेकर के तो बैठ नहीं सकती ना, कि रोज़ बैठे और हर विषय पर चर्चा करे। तो इसके लिए क्या कर दिया जाता है कि कुछ सदस्यों को लेकर के अलग अलग कमेटियां बना दी जाती हैं, वो आपस में चर्चा करके अपनी राय जो है सदन के सामने रख देती हैं। इसमें कई समितियां हैं, जैसे प्रत्यायोजित विधि निर्माण समिति, आश्वासन समिति, लोक लेखा समिति, ये ध्यान दीजिएगा, निगम समिति है, विशेषाधिकार याचिका समिति है, या आवास समिति है। ऐसी बहुत सारी समितियाँ होती हैं। ठीक है, पब्लिक अकाउंट वगैरह की जो समिति है, ये क्या करती है कि सरकार ने जो काम किया है उसमें पैसा सही जगह लगाया कि नहीं लगाया, इस चीज़ों का ध्यान दिया जाता है, इन चीज़ों को मेंटेन किया जाता है। बहुत सारी समितियां जो हैं वो होती हैं अपनी, जो कि विधानसभा का कार्यकमाल देखती हैं कि यार ये बिल आ रहा है, या फिर किसी प्राइवेट मेंबर ने कोई बिल दिया है, या फिर कोई याचिका आई है, उस पर कैसे चर्चा हो। तो ये चर्चा अलग से कर ली जाती है। तो इनके लिए विधानसभा का पूरा समय नहीं लिया जाता, क्योंकि एक तो सदस्य अधिक है, तो ऐसे में सारे के सारे सदस्य बैठेंगे तो कहीं ना कहीं चर्चा में बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो इसीलिए भी समितियों को ये चीज़ें दी जाती हैं। इसके अलावा नेता विरोधी दल कौन होता है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, वैसे थोड़ा सा और देख लीजिए। जो दूसरा सबसे बड़ी पार्टी है उसमें जो नेता हैं वो विरोधी दल के नेता होंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये नेता सरकार में सम्मिलित नहीं होने चाहिए। ये नहीं कि मान लीजिए किसी पार्टी के पास 40 सीटें हैं, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के पास 20 सीटें हैं, लेकिन दोनों गठबंधन में हैं। ऐसे में जो 20 वाला है उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष नहीं कहा जाएगा। नेता प्रतिपक्ष वो होगा जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है लेकिन विरोधी दल की है। इसमें जो विरोधी दल का नेता होता है उनको भी काफ़ी ज़्यादा सम्मान मिलता है, जैसे कि कैबिनेट मंत्री होते हैं जो, उन्हीं के समान उनको सुविधाएं दी जाती हैं। उनका वेतन, भत्ता, आवास सभी निःशुल्क होता है। यहाँ तक कि उनको वाहन भत्ता और साथ में कर्मचारियों की सुविधा भी प्रदान की जाती है। मतलब जो नेता विरोधी दल हैं उनको भी उसी तरीके का सम्मान मिलता है जो कि एक कैबिनेट स्तर के मंत्री का होता है। इसके बारे में कल भी बात की थी। सचिवालय ये बॉडी है एक
जैसे ये बॉडी आपकी कार्यपालिका के लिए कार्य करती है, वैसे ये विधानसभा का कार्य भी करेगी। अब जितने भी बिल आए या जितने भी चीज़ें आई वो सभी कहाँ जानी है, सचिवालय ही जानी है, क्योंकि राज्य सरकार के जो सचिवालय हैं, जो सचिव हैं, उन्हीं के पास चीज़ें जानी हैं। लेखा का काम है, लिखने का काम है, कागज हैं, ये सारे काम कौन देखती हैं? यही लेखा कार्यवाहियाँ देखती हैं, तो इनका काम सचिवालय में होता है। ठीक है, अब संसद के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि उत्तराखंड जो है उससे संसद में कौन जाता है। संसद में 3 चीज़ें तो मैंने आपको क्लियर ही बता दी, प्रेसिडेंट, फिर राज्यसभा और लोकसभा। 79, 80, 81 अनुच्छेद। संसद 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81। ठीक है, अब देखिए उत्तराखंड की तरफ से लोकसभा में कुल 5 लोग जाएंगे, राज्यसभा में कुल 3 लोग जाएंगे। तो इस तरीके से लोकसभा की कुल कितनी सीटें हो गई उत्तराखंड में? 5। राज्यसभा की कितनी सीटें हो गई? 3। इतना समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, अच्छा, लोकसभा और जो है राज्यसभा, ये 3 सीटें तो आपने देख ली, ठीक हो गया। अब अगर मैं बात करूं तो ये सभी परिसीमन जो है 2008 का परिसीमन हुआ था, उसके अनुसार फिर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा की सीटें भी देखी गई थी। तो कुल मिला के हमने 14 इस तरीके से डिवाइड कर दी। 14 विधानसभा सीटों के हिसाब से हमने आपकी 5 कुल मिला करके क्या बना दी? लोकसभा की सीटें बना दी। इस तरीके से अल्मोड़ा वाली जो सीट है लोकसभा की, ध्यान से सुनिएगा, अल्मोड़ा वाली जो सीट है लोकसभा की, वो किसके लिए आरक्षित है? तो वो आपकी एससी के लिए आरक्षित है। अजय टमटा जी वहाँ से वर्तमान में क्या है? सांसद हैं। इसके अलावा भी सुन लीजिए, सभी बता देते हैं, ठीक है, क्यों आपको टेंशन क्यों लेनी है। देखिए, पौड़ी की सीट है, तीरथ सिंह रावत जी जो थे वो वहीं से थे। अब क्योंकि ये चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, तो ऑब्वियसली इनको चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो उस सीट से लोकसभा की कोई और चुनाव लड़ेगा। ठीक है, तो पौड़ी की सीट से आप कहेंगे सर तीरथ सिंह रावत। फिर टिहरी गढ़वाल की सीट भी है, तो वहाँ से कौन है? तो माला राज्य लक्ष्मी शाह वहाँ से हैं। फिर आप कहेंगे सर हरिद्वार भी तो है, तो मैं कहूँगा वहाँ से हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी जो हैं वो। फिर आप कहेंगे सर अल्मोड़ा जो कि आरक्षित सीट है, आप कहेंगे हम अजय टमटा जी वहाँ से हैं। फिर आप कहेंगे सर नैनीताल भी तो है, तो हम कहेंगे वहाँ से है अजय भट्ट। इतना समझ में आ गया। चलिए, ऐसे ही थोड़ा सा देख लीजिए, राज्यसभा की भी तो 3 सीटें थी, है ना। तो एक तो आपके नरेश बंसल जी हैं, पहले राज बब्बर जी थे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब नरेश बंसल हैं, अनिल बलूनी जी हैं और प्रदीप टमटा जी। ये 3 जो हैं आपके कहाँ हैं? राज्यसभा के अंदर हैं। इतना आपकी समझ में आ चुका होगा। चलिए, होप सो वीडियो अभी तक तो पसंद आई होगी। ये आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, नीचे डिस्क्रिप्शन देखिए, चाहे कमेंट सेक्शन देखिए, लिंक मिलेंगे ग्रुप के, टेलीग्राम के, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। फ़ोटोज़ वगैरह आपको मिल जाएंगी। बाकी कहीं पे कोई डाउट है, कुछ भी है, तो इस नंबर पे आप पूछ लीजिए, जो नंबर मैंने दिया है आपको, ठीक है। वहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई नोट्स, कोई बुक वगैरह आपको चाहिए, उससे रिलेटेड चीज़ें पूछ लीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा यहाँ, मैं जब देखूँ तो आपको रिप्लाई कर दूँगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट कीजिए कैसी लगी वीडियो, ठीक है, और बाकी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वेल, थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।